हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 के स्लॉट 1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नेचुरल नंबर्स x, y एंड z इफ xy प्लस yz इज इक्वल टू 19 एंड yz प्लस xz इज इक्वल टू 51 देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, y, z इज। यानी कि मेरे पास x, y, z ये तीन नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेसिकली, और दो इक्वेशन मुझे गिवन है। इक्वेशन इस तरह से है, एक्स वाई प्लस वाई जेड इसकी वैल्यू 19 है और वाई जेड प्लस एक्स जेड की जो वैल्यू है वो 51 के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे बताने हैं तीन नंबर्स एक्स वाई जेड, इनको मल्टीप्लाई करूं तो उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से मैं y कॉमन ले लेता हूँ, तो y कॉमन लेता हूँ तो x प्लस z की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 19। इस इक्वेशन से मेरे पास अगर मैं z कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास x प्लस y है, y प्लस x जो भी है वो मेरे पास आ जाएगा 50। तो कंडीशन है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ y इंटू एक्स प्लस जेड, दो नंबर्स है मेरे पास, एक नंबर है y और एक नंबर है x प्लस जेड, दोनों का प्रोडक्ट 19 आ रहा है। अब 19 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब दो ही केस बन सकते हैं, यानी कि y इंटू एक्स प्लस जेड अगर मेरे पास 19 है तो या तो y की वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 19 हो जाए, या इसकी वैल्यू 19 हो जाए और इसकी वैल्यू 1 हो जाए। दो ही केस बन सकते हैं। अब इस वाले केस में क्या है, अगर y की वैल्यू 19 हो जाती है, अगर y की वैल्यू 19 हो जाती है तो x प्लस जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x और z दोनों ही एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं मेरे पास, तो उस केस में दोनों का सम कभी भी 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा ही होगा। तो ये वाला केस तो मेरे पास जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला केस पॉसिबल होगा कि y की जो वैल्यू होगी मेरे पास, y की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी और x प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो 19 के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, y इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं डिराइव कर सकता हूँ कि y की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 1 ही होगी और दूसरी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है ना, अगर y की वैल्यू मैं 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, z इंटू 1 प्लस एक्स, हाँ मतलब यहीं पे पुट कर रहा हूँ मैं, z इंटू 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। y की वैल्यू 1 पुट कर दी है मैंने, तो 1 z इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 51 आ जाएगा। अब इसके मैं केस देखता हूँ, सपोज z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 51 होगी, अगर इसकी वैल्यू 51 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे दूसरा केस 51 का जो होता है वो 3 इंटू 17 होता है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, और 17 इंटू, ये चार ही केस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस जो है पॉसिबल नहीं होगा मेरे पास। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू 51, अगर 1 प्लस एक्स की वैल्यू 51 हो गई तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 हो जाएगी, अगर 1 प्लस एक्स की वैल्यू 51 हो गई तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो x की वैल्यू तो 50 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला जो केस आया है मेरे पास y इंटू एक्स प्लस जेड, दो नंबर का प्रोडक्ट मेरे पास 19 आ रहा है और अगले x की वैल्यू 50 हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा मेरे पास। सिमिलरली ये वाला केस देखता हूँ मैं 51 इंटू 1, यानी y की वैल्यू अगर z की वैल्यू 51 रख दूँ, अगर z की वैल्यू 51 रख दूं तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। अगर 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, x मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आई रिपीट, z की वैल्यू 51 हो जाएगी तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 का मतलब हो गया x की वैल्यू 0 विच इज नॉट पॉसिबल है यार। अब दो केस बनते हैं मेरे पास, 1 प्लस एक्स की वैल्यू 17 हो जाए, z की वैल्यू 3 हो जाए, ये z की वैल्यू 17 हो जाए और 1 प्लस एक्स की वैल्यू 3 हो जाए, y की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 ही आएगा। तो दोनों केस और एक बार देख लेते हैं डिटेल में, यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, y की वैल्यू तो मेरे पास 1 ही है, y की वैल्यू 1 ही है, z की वैल्यू 3 हो जाए, z की वैल्यू 3 हो जाए, y की वैल्यू तो 1 ही है मेरे पास, y की वैल्यू तो 1 है दोनों केस में ही, यानी ये दोनों केस खत्म हो गए, ये दोनों केस बचे हैं। ये वाला केस देखता हूँ मैं, जब मेरे पास y की वैल्यू 1 चल रही है, दोनों केस में मेरे पास y की वैल्यू 1 ही है, एक केस में z की वैल्यू 3 है और एक केस में z की वैल्यू 17 है, एक केस में z की वैल्यू 3 है और एक केस में z की वैल्यू 17 है।
अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 17 होगी तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी, x की वैल्यू 16 हो जाएगी। अगर z की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू 16 होगी। यहाँ पे z की वैल्यू अगर 17 होगी तो x की वैल्यू 1 प्लस एक्स की वैल्यू 3 है ना, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ अब मुझसे पूछा है x इंटू वाई इंटू जेड। अब मेरे पास फाइनली 2 ही केस बचते हैं, y की तो वैल्यू 1 ही होगी, इट इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, देयर इज नो अदर केस पॉसिबल। सेकंड केस x और z के मेरे पास 2 केस होंगे, दोनों केस में मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 48। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 34। मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी है तो करेक्ट आंसर हियर विल बी 34। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x y z, x इंटू वाई इंटू जेड विल बी इक्वल टू 34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, मेरे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में मेरे पास लेमन जूस है और शुगर सिरप है और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ये, है ना। एक में मेरे पास लेमन जूस जिसको मैं जे से डिनोट कर लेता हूँ, शुगर सिरप को मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ, और मुझसे कहा गया है कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 1:1, तो यानी ये अगर 1 पार्ट है तो ये भी मेरे पास 1 पार्ट ही होगा। 1:1 दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में 1:1। इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर, यानी कि एक न्यू मिक्सचर क्रिएट किया है हमने, वो कैसे क्रिएट किया है, वो ऐसे क्रिएट किया है, इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशो 1:3। यानी कि एक तो मैंने ये वाला मिक्सचर लिया हुआ है और एक खाली सिरप लिया हुआ है और कुछ नहीं लिया हुआ है, सच दैट ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट है। 1:3 में मिलाया है मैंने, ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। सो अगर मान लो ये 2 लीटर लिया मैंने और 1:3 में करना है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6 लीटर। भाई अगर मैंने 2 लीटर ले लिया, 1 लीटर इसको मान लिया, 1 लीटर इसको मान लिया, 2 लीटर, अब 2 लीटर ये लिया है और मुझे 1:3 का रेशो रखना है तो मेरे पास ये 6 लीटर हो जाएगा। सो 2:6 यानी कि 1:3। तो ये मेरे पास शुगर सिरप हो गया 6। अब दोनों मिक्सर को जब मैं मिक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे शुगर कितना आएगा 1 + 6 7 पार्ट, शुगर कितना आएगा 1 + 6 7 पार्ट, और जूस कितना होएगा 1 पार्ट। तो मुझसे रेशो भी यही पूछा गया है फाइनली, देन द रेशो ऑफ जूस एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर। तो जूस कितना आया 1 पार्ट और शुगर सिरप कितना होगा मेरे पास 7 पार्ट। सो मेरे पास द रेशो ऑफ जूस एंड शुगर सिरप विल बी इक्वल टू 1:7। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? We can see that first option is 1:6, second option is 1:4, third is 1:5, and fourth option is 1:7. So here the correct option will be last option 1:7. Again very simple and easy question from this lot. Let ABCD be a parallelogram such that the coordinates of its 3 vertices A, B, C are 1:1, 1,1, 3:4, -2. पहली बात तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है ABCD, तो अगर मैं पैरेललोग्राम एज्यूम करूंगा तो डेफिनेटली वो मेरे साइक्लिक ऑर्डर में ही होंगे। साइक्लिक ऑर्डर में होने का मतलब ये है, साइक्लिक ऑर्डर में होने का मतलब ये है कि मैं अगर ये पैरेललोग्राम लेता हूँ, इसे कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ A, B, C, D। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है मुझे 1,1, 1,1, बी के गिवन है मुझे 3,4, 3,4, सी के गिवन है मुझे -2,8, -2,8, और डी के मुझे निकालने हैं, डी के मुझे निकालने हैं, तो इसको मैं मान लेता हूँ x, y। अब डी के निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है जब मैं इसके डायगोनल्स बनाऊंगा, ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और इस वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से अगर इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, यहाँ के देखूँ मैं ए और सी के हिसाब से देखूँ तो 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 - 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, और इसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का वो होगा x + 3 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट तो दोनों का इक्वली होगा ना, तो इसका मिड पॉइंट भाई किसी भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो मिड पॉइंट कितना निकालते हैं अपन, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो 1 - 2 डिवाइड बाय 2 इसका मिड पॉइंट आ गया, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 इसका मिड पॉइंट आ गया।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये हो गया -1 और -3 इधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1 और -3 -4 आ जाएगी। सिमिलरली अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ मैं तो वो कैसे हो जाएगा, 1 + 8 1 + 8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 4 + y डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5, y की जो वैल्यू आ जाएगी, तो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू -4 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 5, -4, 5 here the correct option will be A option which is -. Again I would say very easy question from this lot. Next question देखते हैं. Let A, B, C be non-zero real numbers such that b square minus 4ac, b square is less than 4ac and fx is equal to ax square plus bx plus c. तो यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे एक फंक्शन गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब उसकी मुझे कंडीशन पता होती है, कब वो ग्रेटर देन जीरो होता है, कब वो लेस देन जीरो. देखो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है मुझे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझे कंडीशन गिवन है ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac. अब आपको ये पता ही है इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया. हम उससे ये गिवन है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो. इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसका नो रियल रूट होगा, कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा. अभी तक तो बाकी कंडीशन पढ़ी ही नहीं है हमने, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना. अभी तक जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से क्या क्या हम उसकी कंडीशंस निकाल सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होगी, वो मैं निकाल रहा हूँ कि क्वालिटी एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, मुझे ये भी गिवन है उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है. अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो उसका कोई भी जो रूट है वो रियल नहीं होगा. अगर मेरे पास कोई भी रूट रियल नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ इसके दो केस बनेंगे. एक केस तो ये बनेगा जब ये इस तरह से होगा, I mean, इस तरह से होगा कि ऐसा कोई भी रियल रूट नहीं होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पे कट करता है तो 2 रियल रूट होते हैं, एक पॉइंट पे टच करता हो जाता है तो एक रूट होता है, और अगर टच ही नहीं करता है तो ये कंडीशन होगी. लेकिन दूसरा केस भी पॉसिबल हो सकता है नहीं रियल रूट होने का, ये वाला केस हो सकता है, ठीक है ना. इस केस में इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा. तो दो केस हम जनरली देखते हैं, ये वाला या ये वाला, दोनों ही केस में रियल रूट नहीं होंगे. तो यहाँ तक मैं निकाल चुका हूँ. If the set S consists of all integers m such that f of m is equal to 0, यानी f of m should be less than 0. f of m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c, यानी कि वो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होनी चाहिए. फंक्शन शुड बी ऑलवेज लेस देन 0, देन द s मस्ट नेसेसरली बी. अब देखो यहाँ पे f of m शुड बी लेस देन 0, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा लेस देन 0 ही होना चाहिए. देन s मस्ट बी, देखो फंक्शन में m की वैल्यू रखने पर वो हमेशा लेस देन 0 हो जाए, ठीक है ना. तो ये वाला केस हो सकता है मेरे पास. डिपेंड करता है ये एक ही कंडीशन पे, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा. क्यों करेगा, ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा. देखो अगर ये वाला केस सही होगा, ये वाला केस सही होगा, यानी कि सारी जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास ऑल इंटीजर वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं. am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज लेस देन इक्वल टू 0. दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स m फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. दिस इज ट्रू डिपेंड्स इफ a इज लेस देन 0. अगर कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो मेरे पास ये वाला ग्राफ बनता है नो रियल रूट्स की कंडीशन में. अगर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरे पास ये वाला ग्राफ बनता है. तो डिपेंड करेगा ये वाला ग्राफ बनेगा या ये वाला ग्राफ बनेगा. हम मुझसे पूछा है कि कब कोई भी वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 0 होगी, तो कभी भी लेस देन 0 इस केस में तो कभी आएगी नहीं. लेस देन 0 की वैल्यू मतलब है कि नेगेटिव y की वैल्यू आ जाना, y की वैल्यू नेगेटिव हो जाना, इस कर्व की वैल्यू नेगेटिव हो जाना.
-y हो जाना, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे एक ही ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू तो नो इंटीजर ऑफ m, नो वैल्यू ऑफ m विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। एंड इफ इज लेस देन 0 देन इन दिस केस all values of m, all integer values of m from -infinite to infinite will be will satisfy this condition. It means it depends on a, and here the condition of a is not given. A can be positive number or a can be negative number. So if it is positive number, then no real value of m, no value of m, I mean null set. Or if a is less than 0, then all values of m -infinite to infinite. So यहाँ पे the set of all integers, no, either the empty set or the set of all integers. Yes, either the empty set means this case or all values of integers. Yes, this case is correct. The empty set, no, the set of all positive integers. Correct answer here will be the, if you understand the graph well, the condition of discriminant less than 0, condition of a, then next question is nothing. You don't have to solve anything, you just to interpret the things based on the chaliye. The number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children such that each child gets some balloons but no child gets an odd number of balloons. क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि मेरे पास 4 मेरे पास चिल्ड्रन है और उनमें मुझे बलून जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर 4 बच्चों में मुझे बलून डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट सबको कम से कम एक बलून मिलना चाहिए एंड नो चाइल्ड गेट्स एन ऑड नंबर ऑफ बलून्स। तो मान लेता हूँ कि पहला जो बच्चा है उसे मिले हैं 2k1, दूसरा जो बच्चा है उसे मिले हैं 2k2। k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑड और इवन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आगे 2 कॉमन फैक्टर आ गया है, इसका मतलब अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर को जो मिला है वो मिला है 2k3 और चौथे नंबर पे वाले बच्चे को जो मिला है वो मिला है तो 2k1, 2k2, 2k3 और 2k4। जहां मेरे पास जो है 4 बच्चे हैं जिसको मैंने इस तरह से गिवन है सच दैट इनका जो सम आना चाहिए वो मेरे पास आना चाहिए 20 बलून्स। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले को मिला है 2k1, दूसरे को मिला है 2k2, तीसरे को मिला है 2k3 और चौथे को मिला है 2k4। अब यहाँ पे मेरे पास k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 must be equal to 10 and given condition is k1, k2, k3, k4 is greater than equal to 1। ठीक है ना, ये 1 से तो बड़ी होनी चाहिए और सबकी वैल्यू एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती है इंडिविजुअल की वैल्यू, और तीनों का जो चारों का सम आना चाहिए वो इक्वल टू 10 आना चाहिए। ये कंडीशन मुझे यहाँ पे गिवन है। इट्स लाइक मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, मतलब मैं एक तरह से पार्टीशन कर रहा हूँ 2 तरह का, यानी एक को 1 पार्ट मिला, एक को 2 पार्ट मिला, बाकी को मिला 7 पार्ट। ठीक है ना, किस चीज़ का मैं डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करता हूँ कि एक को मिला 1, एक को मिलेगा 2, एक को मिलेगा 7। सपोज एक को मिला 1, सपोज एक को मिला 1, एक पार्टीशन मैंने यहाँ पे कर दिया तो एक को मिल गया 1, एक को मिल गए 5 और एक को मिल गए 4। इस तरह से मिल सकते हैं। सपोज एक पार्टीशन मैंने यहाँ से हटा दिया, ऐसे कर दिया, सो एक को मिल गए 4, एक को मिल गए 2, एक को मिल गए 4। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको कि अगर देखा जाए तो मुझे जो पार्टीशन करने के लिए गैप्स हैं वो कितने अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे जो पार्टीशन वाली लाइन खींचनी है वो इन 9 गैप्स में ही रखनी है, इन 9 गैप्स में रखनी है। और मेरे पास टोटल लाइन कितनी बननी चाहिए, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 है, सॉरी मैंने पहले गलत किया, मेरे पास 3 लाइनें खींचनी पड़ेंगी मुझे, मैंने पहले 4 गलत किया था। व्हाट आई मीन इज व्हाट आई मेड द मिस्टेक, मेरे पास 10 है, मुझे 3 लाइन खींचनी होंगी, मुझे 3 लाइन खींचनी होगी, 3 पार्टीशन वाली लाइन खींचनी है। किसी के पास 2 आएंगे, किसी के पास 2 आएंगे, किसी के पास 3 आएंगे। सपोज ये लाइन हटा दी मैंने और ये यहाँ पे ऐसे कर दिया तो किसी के पास 2 आएंगे, किसी के पास 5 आएंगे, किसी के पास 2 आएंगे, किसी के पास 1 आएगा, इस तरह से हो जाएगा।
अगर ये लाइन मैंने यहाँ खींच दी तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब लाइन पार्टीशन तो 3 होंगे पर टोटल मेरे पास 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। किसी को 2 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा, किसी को 6 मिलेंगे और किसी को 1 मिलेगा। नाउ लॉजिकली व्हाट वी आर डूइंग इज we are distributing 10 objects in 4 people such that the gaps available are 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So I have to put 3 lines in 9 gaps. I mean we have to put 3 partition line in 9 gaps, or I have out of these 9 choices I have to choose 3 options. ठीक है ना, मेरे पास 9 चॉइसेस अवेलेबल है, 9 गैप्स अवेलेबल है, जिसमें से मुझे 3 चूज करने हैं, which I can do in 9 ways. So if I do this, that is my final answer 9C3. तो वैल्यू कितनी आएगी 9 into 8 into 7 divided by 3 into 1. सॉल्व कर लेंगे इसको। So 84 here will be the correct option. So correct answer for this is 84. थीटा टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे गिवन नहीं है ऑप्शन, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेथड सही है नहीं है। पीएनसी में यही होता है, जब एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आता है, खुद से कॉल करने पे समझ नहीं आता इतने सारे केस। So I will consider this moderate to difficult question. So today's session we have solved all the 5 questions. I believe 3 were easy questions, 1 were moderate and 1 here this is difficult. Thank you.